हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ में आपने देखा होगा कि जो हम बार बार बोलते हैं ना, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड की जो कहानी है, ठीक है, ये एग्जैक्टली होती क्या है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे जो हम शेयर्स होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं, उसके पीछे जो हम प्लानिंग करे रखते हैं कि हमें कितना डिविडेंड देना है, क्योंकि आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, हम दोनों को क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड हम देते हैं वो एक डिटरमाइन रेट होता है, फिक्स्ड रेट होता है, प्री डिटरमाइन होता है वो। बट जो इक्विटी शेयर्स होल्डर को हम देते हैं डिविडेंड, वो एक तरीके से प्री डिटरमाइन रेट नहीं होता है, वो तो चेंज होता रहता है, वो हमारी अर्निंग पे डिपेंड करता है ना। तो जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने अभी तक देखा था हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो करते हैं किस तरीके से नहीं, उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट जो डिविडेंड करना है वो कितना करना है और कैसे करना है। इसके पीछे हमारी जो पॉलिसी होती है दैट इज़ नॉन एज डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, चैप्टर का नेम का मतलब समझ आया कि डिविडेंड पॉलिसी, जो इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है पॉलिसी, इसका मतलब डिविडेंड बांटने के लिए जो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है दैट इज़ नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आप देखो, आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर में पता चलेगा कि एक डिविडेंड जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं उसके लिए हम कितना झमेला पालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड रेफर्स टू द दैट पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है, यहाँ पे ये बता रहा है कि डिविडेंड वो हिस्सा है हमारी नेट प्रॉफिट का, जो भी कंपनी होती है उसका नेट प्रॉफिट का वो जो पार्ट होता है वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड एक तरीके का पार्ट है नेट प्रॉफिट का किसी कंपनी के। डिविडेंड रेफर्स टू द डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि बटेगा among the shareholders as a return on their investment in a company। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर जो उन्हें रिटर्न मिलेगा दैट इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इज पेड ऑन अ प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, दोनों को दिया जाता है। ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बट decision of dividend on equity shares is taken for each year separately। जैसे मैंने आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं डिविडेंड वाले चैप्टर के थ्योरी सीरीज में, अगर आपने देखा होगा। एक तो मैंने कराया था फैक्टर्स अफेक्टेड डिविडेंड पॉलिसी, नेट इनकम अप्रोच, गॉर्डन मॉडल की थ्योरी, वॉटल मॉडल, इस टाइप से मैंने क्वेश्चंस करवाए। तो उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि जो हमें जो डिसीजन मेकिंग होती है ना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑन इक्विटी डिफ़िकल्ट था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर अभी हमने किया है। तो इक्विटी वालों के लिए जो डिविडेंड हम बांटते हैं वो उसके लिए हमारा कोई प्री डिटरमाइन रेट तो होता नहीं है, फिक्स रेट होता नहीं है प्रेफरेंस वालों की तरह। तो उसके लिए हमें हर साल क्या करना पड़ता है, एक डिसीज़न लेना पड़ता है। तो हर साल डिसीज़न लेना पड़ता है हमें इक्विटी वालों के लिए। आप देखो आगे क्या कह रहा है, अभी देखो, a company should adopt a consistent approach। ध्यान से देखेंगे, a company should, एक कंपनी को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक ऐसी कंसिस्टेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए टू द डिविडेंड डिसीजन के लिए ऑन इक्विटी शेयर्स रैदर दैन टेकिंग डिसीजन ईच ईयर। समझ आया, कह रहा हर साल बार बार ऐसे डिसीजन लेने से सेपरेटली, इससे अच्छा तो कोई ऐसी कंसिस्टेंट अप्रोच ऐसी कंसिस्टेंट हो, जो ऐसी अप्रोच उसे अडॉप्ट करनी चाहिए कंपनी को। आगे कह रहा है, हाँ, टेकिंग डिसीजन ईच ईयर ऑन अ प्योरली अधोक बेसिस। ये जो अधोक यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रही हूँ, बट इसका मीनिंग होता है अनस्टेबल, अस्थायी होना। एक बार बार आप उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, शेयर्स में डिविडेंड जो बांट रहे हो, आप एक क्या करो, कंसिस्टेंट अप्रोच को अडॉप्ट करो। यहाँ पे ये कह रहा है कि ना कि आप ऐसे डिसीजन लो ईयर सेपरेटली, एक कंसिस्टेंट अप्रोच अपनी बना लो और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करो उसे, मतलब। ठीक है, अ सेटल अप्रोच
देखो क्या लिखा हुआ है, अ सेटल्ड अप्रोच फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉन एज डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, देयरफॉर डिविडेंड पॉलिसी मीन्स, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, डिविडेंड पॉलिसी मीन्स द ब्रॉड अप्रोच अकॉर्डिंग टू विच every year it is determined how much of net profit are to be distributed as a dividend and how much मतलब कितना are to be retained मतलब रख लेना है in the business। समझ आया? एक बार मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई जो सेटल अप्रोच जो होती है ना, जो हमने डिसाइड कर रखी है डिविडेंड पेमेंट के लिए, वो हमारा डिविडेंड पॉलिसी कहलाता है। और इसलिए जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका मतलब क्या है कि ब्रॉड अप्रोच है, जिसमें हम ईयर अकॉर्डिंग टू विच ईयर एवरी ईयर हम हर साल ये इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि कितना पैसा हमें नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड के लिए बांटना है, एज अ डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड, और हाउ मच कितना पैसा हमें रिटेन रख लेना है इन द बिजनेस। ओके, दस the dividend policy divide the net profits or earning after taxes into two parts। dividend policy को ऐसे ऐसे हमने डिवाइड किया है, earning to be distributed as a dividend फर्स्ट पार्ट, earning retain in a business। कह रहा है जो डिविडेंड कह रहा है जो डिविडेंड पॉलिसी है ना उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिवाइड द नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो अर्निंग जो कि डिस्ट्रीब्यूट होएगी, और वो अर्निंग जो हमें रखनी है। जैसे कोई हम लोग अर्निंग करते हैं तो सारा का सारा पैसा हम खर्च नहीं करते, कुछ सेव करके चलते हैं, तो आप समझ लो वो आपकी रिटेन अर्निंग हो गई। और सारा पैसा जो हमने खर्च कर दिया एक तरीके से, वो डिविडेंड आप समझो। ठीक है, आपने बांट दिया शेयर होल्डर्स में। ओके, आगे देखो लिखा हुआ है, since dividends are distributed out of the profits there exists an inverse relationship between dividend distributed and retained earning in the business। कह रहा है कि जो डिविडेंड हम बांटते हैं अपने प्रॉफिट में से, आउट ऑफ द प्रॉफिट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है किस किस के बीच? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिटेन अर्निंग के बीच, जो कि हम बिजनेस में रखते हैं रिटेन अर्निंग। इफ़ द लार्जर नेट प्रॉफिट, अगर ज़्यादा नेट प्रॉफिट होता है तो इफ़ लार्जर नेट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड रिटेन अर्निंग वुड बी लेस, है ना? यही तो होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, जो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो आर डिस्ट्रीब्यूट बांट देते हैं डिविडेंड, और रिटेन अर्निंग के लिए फिर हमारे पास कम बचता है पैसा। एंड ऑन द कॉन्ट्री, इसका अपोजिट लिखा हुआ है, इफ़ लेसर प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, अगर कम प्रॉफिट बांटा जाता है डिविडेंड के रूप में, द रिटेन अर्निंग वुड बी लार्जर। द रिटेन अर्निंग आर मोस्ट ईजिली एसेसिबल सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द फर्म। देखो यही तो है ही बात, अगर कोई पैसा, अगर आपके पास कुछ पैसा सेविंग है तो आप बाहर मांगने से अच्छा है अपने घर का पैसा आसानी से एसेसिबल कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही सेम जो बाहर के जो सोर्सेज है फर्म के, उनसे अच्छा वो अपना जो उसने रिटेन अर्निंग लग रखा है, वो जो रखा हुआ पैसा वो एसेसिबल कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकती है ना? अ फर्म विच डिक्लेयर्स लार्जर डिविडेंड विल हैव टू यूज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। जो फर्म जो फर्म क्या करती है, डिक्लेयर करते हैं लार्जर डिविडेंड, मतलब ज़्यादा डिविडेंड बांटती है, उसको क्या करना पड़ता है? विल हैव टू मतलब होता है पड़ता है या पड़ेगा। ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे यूज़ करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग टू द फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अपनी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके पास जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको फाइनेंस करने के लिए उसे बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, डिविडेंड में बांट दिया, रिटेन अर्निंग नहीं रखा। तो रिटेन अर्निंग, अगर जो कंपनी अपनी जो फर्म है वो लार्जर डिविडेंड देती है तो उसे एक्सटर्नल सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। अब उस पर कॉस्ट आता है ना? तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, thus a firm will have to choose between the portion of profit distributed as dividend and, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे, दोबारा पढ़ते हैं एक बार, thus a firm will have to choose, एक फर्म को चुनना पड़ता है, between, क्या क्या चुनना पड़ता है, किसके बीच? the portion of a profit, वो पोर्शन
ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा वो जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड, एज अ डिविडेंड, एंड द पोर्शन प्लग बैक इनटू बिजनेस, और उस पोर्शन के बीच जो कि बिजनेस में वापस आएगा। एक तरीके से जो कमाया वो हमने रिटेन कर लिया और वो हमें आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दो पोर्शन है उनके बीच कंपनी को चुनना पड़ता है। जैसे एक वो पोर्शन है प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एज अ डिविडेंड, और वो पोर्शन जो कि प्लग बैक इनटू द बिजनेस। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द चॉइस इज कॉल्ड द डिविडेंड पॉलिसी। जो चॉइस हम ये इसके लिए जो मतलब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज डिविडेंड पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए डिविडेंड को लेकर, कि कितना हम रिटेन करें, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, सारा बांटें, सारा रख लें, क्या करें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है एंड इट विल हैव इट्स अफेक्ट ऑन बोथ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ भाई, ये तो है, जो भी आप करोगे वो इफेक्ट करेगा हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे एज वेल एज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे। एज अ रिजल्ट देयर कैन बी टू पॉसिबल अप्रोचेज ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती है डिविडेंड डिसीजन के लिए, जैसे यहाँ पे बता दिया है, दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजन, उसके 2 पॉइंट बना रखे हैं, और नीचे लिखा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो ये दोनों जो हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो, इतना वो नहीं है ज़रूरी, बट आप चाहो तो उसको रीड कर लेना। एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो आपको मतलब ईजी जाएगा पढ़ने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ डिविडेंड भी दे रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी गिवन है, तो ये चाहो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, स्टेबिलिटी है डिविडेंड में, ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो एक बार। तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आपका हेल्प करेगा रीडिंग में। ये फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी है, ये मैं आपको करवा भी चुकी हूँ थ्योरी सीरीज़ में, मैंने कराया था कि वो फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप विजिट करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमने काफ़ी सारे थ्योरी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और एक बार आप, मैं कहूँगी, हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करो चैनल के, वहाँ आपको ढेरों सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो अभी तक चैप्टर्स हमने कवर किए हैं सारे वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल है। आपको थ्योरी भी मिल जाएगा एज वेल एज प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जो है, हमें तो पता ही है भैया, हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस बेस्ड पे होंगे, अब हम वो शुरू करने जा रहे हैं। ये छोटा छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया डिविडेंड पॉलिसी का, कि होता क्या है, किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज दैट वेदर द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन डिविडेंड पॉलिसी। ये क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है कि देखो, कि अगर हम कोई भी पॉलिसी वगैरह अडॉप्ट करते हैं या बनाते हैं, तो वो हमारी फर्म की वैल्यू पे अफेक्ट करेगा, कोई भी चेंज अगर उसमें हम करेंगे तो, या नहीं करेगा। देखो, अफेक्ट तो करता ही है। ठीक है, चलो अभी मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ, अब आप मुझे बताना कि क्या एग्जैक्ट है। whether there is a direct relationship or an indirect relationship between the dividend policy and the value of the firm. On the relationship between dividend policy and the value of a firm, different theories have been propounded. These theories can be categorized in two groups. कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास मन में उठता है हमारे बार बार, कि कोई भी अगर हम चेंज करते हैं डिविडेंड पॉलिसी में, तो फर्म का जो इफेक्ट पड़ता है, वैल्यू ऑफ फर्म, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो, इसके लिए हमने दो थ्योरीज हैं जो कि दो ग्रुप में कैटेगराइज करी गई हैं। तो वो आपको नीचे यहाँ पे दे रखी हैं। फर्स्ट ग्रुप में देखो क्या आता है। फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज थ्योरी विच कंसिडर डिविडेंड डिसीजन रिलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ अ फर्म।
फर्स्ट ग्रुप में वो आती हैं, वो थ्योरीज आती हैं जो कि ये कहते हैं कि डिविडेंड जो डिसीजन है वो रिलेवेंट होता है फॉर वैल्यू ऑफ अ फर्म। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये थ्योरीज क्यों पढ़नी पड़ती है हमें, ये क्या है इन थ्योरीज का मतलब? देखो मैं आपको बताती हूँ। जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये अपनी अपनी कोई ना कोई थ्योरीज रिलीज़ करते हैं। अब वो थ्योरी जो रिलीज़ करते हैं वो एक तरीके का मोटा मोटा हमें हिसाब देते हैं कि आप इसको अप्लाई करके, एप्लीकेबल करके अपना जो बिज़नेस है या फर्म का जो भी आपका, मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड के लिए होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिस्ट बहुत सारी चीज़ें निकाले रखते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो पॉलिसी हमें बताते हैं, जो भी हमें थ्योरी देते हैं, उसकी कुछ अजप्शंस होती हैं, उसको कुछ मान के हमने करा होता है उसको अप्लाई एक तरीके से। ठीक है, तो कुछ लोग उसको अप्लाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो जो लोग अप्लाई करते हैं वो उनके फ़ायदे हो जाते हैं, एडवांटेजेस हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो उनकी क्रिटिसाइज हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाता है कि नहीं ये इस तरीके से ये कमी है, इसमें ये कमी है। क्योंकि जो उनके फ़ायदे या खूबियाँ हैं थ्योरीज़ की, वो लोग खुद थोड़ी ना लिखते हैं, वो तो हम जो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं वो ही बता सकते हैं कि हाँ इसका कितना फ़ायदा है, कितना सही खड़ा उतरा है, कितना सही रहा है, ये तो वही लोग ये देते हैं। तो हर एक थ्योरी के अपने कुछ अजप्शंस होते हैं और कुछ क्रिटिकल्स पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ हम अपनाते हैं तो उसके कोई ना कोई फ़ायदे भी नुकसान भी होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ एज्यूम करके थ्योरीज बनी हुई है जिनके कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो हर एक थ्योरी का आप देखोगे कुछ अजप्शंस भी है और कुछ क्रिटिसाइज पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रीड करते हैं कि हाँ, यहाँ पे थे हम कि हाँ जो है ये फर्स्ट ग्रुप में वो थ्योरीज आते हैं जो कि रिलेवेंट है, मतलब कहती है कि हाँ वैल्यू ऑफ फर्म पे असर पड़ता है। इन द अदर वर्ड्स, these theories argues that the choice of dividend policy affect the value of a firm. The name of such theories are Walter's model. B दो थ्योरीज है, ए पॉइंट में है वॉल्टर मॉडल और बी पॉइंट में है यहाँ पे गॉर्डन मॉडल। ये दो थ्योरीज है जो कि कहती हैं कि हाँ डिविडेंड का जो डिसीजन होता है वो रिलेवेंट होता है फॉर वैल्यू ऑफ अ फर्म। सेकेंड ग्रुप में कहता है, सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज थ्योरी विच consider dividend decision irrelevant for the value of a firm. In the other words, these theories argue that the choice of dividend policy does not affect the value of a firm. ये बताता है कि जो चॉइस है डिविडेंड पॉलिसी की जो हम कर रहे हैं वो कोई इफेक्ट नहीं करती है फर्म के ऊपर। ठीक है, इररिलेवेंट है, और ऊपर वाला कह रहा था रिलेवेंट है ना। आगे कह रहा है प्रोमिनेंट अमंग दीज थ्योरी इज, ये कौन सी थ्योरी है, इसको हम शॉर्ट में एमएम भी बोलते हैं, एमएम अप्रोच इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे इसका नेम गिवन है, ये मोदिग्लियानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। द क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ दीज थ्योरीज इज डन बिलो। इनका जो क्रिटिकल मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ भी इसमें होती हैं, खामियाँ कह सकते हो, तो वो भी हमें यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, तो जो ये थ्योरीज हैं देखो, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, इसी के बेस्ड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्टर मॉडल की थ्योरी की क्या कहती है, होता क्या है, क्योंकि अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है इस चैप्टर में, ये है क्या थ्योरीज है ना। तो इसको रीड करते हैं, जानते हैं कि वॉल्टर मॉडल में थ्योरी में क्या कहा गया है। वॉल्टर्स मॉडल सपोर्ट्स दैट डॉक्ट्राइन दैट द डिविडेंड पॉलिसी इज रिलेवेंट ऑफ फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ अ फर्म एंड इट्स डिविडेंड पॉलिसी आर इंटरलिंक्ड। देखो कितनी अच्छी बात कही है, कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है फर्म की और जो डिविडेंड पॉलिसी है वो बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। हाँ भाई इंटरलिंक्ड है, जितना इन्वेस्ट करेगा उस पर ही तो हमें डिविडेंड देना है, तो दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, आप समझ रहे हो। आगे लिखा हुआ है द मेन प्रोपोजिशन ऑफ द वोल्टर अप्रोच इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोइंग टू फैक्टर। दो फैक्टर के बीच क्या होती है, रिलेशनशिप चलती है वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। अब दो फैक्टर कौन कौन से हैं, द रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट और इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो आप। इसको हम आर से डिनोट करते हैं कि कितना हमें रिटर्न मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। बी इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना हमें उसके ऊपर कॉस्ट देना पड़ रहा है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर अप्रोच। अब देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहीं से इसका डिसीजन निकलेगा कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। अकॉर्डिंग
to Walter's model, according to Walter's approach, optimum dividend policy of a firm shall be determined by the relationship. Optimum मतलब ठीक ठाक बोल सकते हो, एक ठीक ठाक डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म शैल बी डिटरमाइन, वो कैसे डिटरमाइन होती है, बाय रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ई, मतलब रिटर्न और जो कॉस्ट है उसके बीच के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारी जो एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है वो डिटरमाइन होती है, ऐसा ये थ्योरी बताती है। इन दी अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ, देखो यहाँ से पढ़ेंगे, इफ द फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर जो फर्म का रिटर्न है वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जैसे होना चाहिए कि हमेशा रिटर्न ज़्यादा ही होना चाहिए आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो कॉमन सी बात है, नहीं तो आप तो लुट जाओगे। अगर कॉस्ट ही आप नहीं निकाल पा रहे, मतलब इतना रिटर्न आप नहीं कमा पा रहे, तो फिर यूजलेस है ना। तो आपको जो रिटर्न है अगर वो ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से, मीन्स आर ग्रेटर है के ई से, आर मीन्स रिटर्न, देन तब क्या करना है, द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग rather than डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द शेयर होल्डर्स, तो फर्म को शुड मतलब चाहिए, रखनी चाहिए अपनी अर्निंग्स, rather than डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसे रखना चाहिए, ठीक है, टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिकॉज क्यों रखना चाहिए, अब इसका रीज़न दे रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द मनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, द मनी इज अर्निंग more profits in the hands of a firm than it would if it was paid to the shareholders। कह रहा है कि जो अगर हम रिटेन ऐसे रखते हैं तो द मनी इज अर्निंग क्या करेगी, मोर प्रॉफिट जनरेट करेगी, फर्म के हाथ में है वो, ठीक है, फर्म के हाथ में है, देन इट वुड इफ इट वॉज पेड टू शेयर होल्डर, जो कि अगर हम शेयर होल्डर्स को बांटेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी हमारी खो देगी, मतलब फर्म के हाथ में वो किस तरीके से उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है शेयर होल्डर्स के मुकाबले में। ऑन द कॉन्ट्री, अब उसका अपोजिशन बता रहा है, अपोजिट कैसे बताएगा कि अब रिटर्न कम है कॉस्ट ज़्यादा है, उल्टा हो गया, ठीक है। तो इफ क्या लिखा हुआ, इफ आर इज लेस देन के ई, मीन्स आर जो है लेस देन है, कम है के ई से, मतलब अब की बार कॉस्ट ज़्यादा रिटर्न कम है, द फर्म शुड पे ऑफ द मनी टू द शेयर होल्डर्स, जो फर्म है ना उसको सारा पैसा दे देना चाहिए, किसको, शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बिकॉज ऑफ द रीजन, इसके पीछे क्या रीज़न है, डैट द शेयर होल्डर्स कैन अर्न हायर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इट एल्सवेयर, तो शेयर होल्डर्स जो है ज़्यादा रिटर्न कमा लेगा उसको इन्वेस्ट करके, तो हमें ऐसे दे देना चाहिए। समझ आया, यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है, अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है तो भैया अपने पास रख लो, रिटर्न अगर कम है तो शेयर होल्डर्स को बांट दो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैडम ऐसा भी तो कर सकते हैं, आधा बांट दो, आधा रख लो, कुछ रख लो, भैया थ्योरीज की कुछ अजप्शंस होती है, अभी उनको देखो फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे भी इसी बात को थोड़ा घुमा के बोला गया है, फिर भी हम पढ़ते हैं। द वोल्टर्स मॉडल दस रिलेटेड द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग टू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज that are available with the firm. If a firm has adequate profitable investment opportunities, it will be able to earn more than what the investor expect। समझ आया, कह रहा है इफ़ अ फर्म हैज़ एडिक्वेट प्रॉफिटेबल, अगर कोई फर्म है उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल बी एबल टू अर्न मोर देन द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट, वो ज़्यादा अर्न कर पाएगी जितना इन्वेस्टर ने उम्मीद लगा रखा है, कब, लेकिन जब रिटर्न ज़्यादा होगा कॉस्ट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सच फर्म्स आर कॉल्ड ग्रोथ फर्म्स। जब ऐसा होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, तो ऐसी फर्म्स को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फर्म्स कहते हैं। For growth firms, the optimum dividend policy would be given by dividend payout ratio, इसको हम और DP ratio भी बोल सकते हैं, of 0. They would retain their entire earning. The market value of shares will be maximized as a result.
ओके, आगे क्या कह रहा है, ऑन द कॉन्ट्री इफ अ फर्म डज नॉट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैन, कब नहीं होगा, देखो आप समझ पा रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, बुक में आप खुद पढ़ो ध्यान से। इफ़ अ फर्म डज नॉट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जब उसके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कब नहीं होगी, जब उसका रिटर्न कम होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन आर इज लेस देन के, मतलब अपोजिट, ठीक है। द शेयर होल्डर्स विल बी बेटर ऑफ इफ द अर्निंग आर पेड आउट टू दैम सो डैट मतलब ताकि, कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सारी अर्निंग जो है उन्हें दे दो शेयर होल्डर्स को, ताकि क्या होगा, दे आर एबल टू अर्न हायर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग फंड्स एल्सवेयर, इससे अच्छा ये होगा कि आप उन्हें दे दो ताकि वो ज़्यादा रिटर्न कमा सके उस फंड्स पे। इन अ सच केस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स विल बी मैक्सिमाइज, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल बी मैक्सिमाइज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटायर अर्निंग, एंटायर मतलब सारा का सारा, एज अ डिविडेंड। फॉर सच फॉर्म्स द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी वुड बी गिवन बाय डीपी रेशियो मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 100। लास्टली आप यहाँ पे कह रहे हैं, देखो बड़े की बात होगी, छोटे की बात होगी, अब इक्वल की बता रहा है कि अगर सपोज इक्वली आता है तो फिर क्या होगा भाई, इक्वल आएगा तो फिर आप देखो, लास्टली इफ आर इज इक्वल टू के, it is a matter of indifference whether the earnings are retained or distributed. This is because of the reason that for all DP ratio ranging between 0 to 100, the market price of shares would remain constant. For such firms, there is a no optimum dividend policy or dividend payout ratio. ठीक है, अब आ जाओ अजप्शन पे। अब नीचे दी हुई यहाँ पे कुछ अजप्शंस, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हर एक थ्योरीज के अपने कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ अजप्शन के ऊपर बेस्ड होती है। ये नहीं होता कि जो कह दिया वही हमेशा होगा, नो ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको कैश बजट जब पढ़ाया था, मैनेजमेंट ऑफ कैश, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कैश का मैनेजमेंट करते हैं कुछ उसके ऊपर भी थ्योरीज होती हैं। अब जो लोग को थ्योरीज वो अच्छी लगती है वो उसे अडॉप्ट करते हैं, जिनको अच्छी नहीं लगती वो उसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उन्होंने एक तरीका बता रखा है कि किस तरीके से हम कैश को मैनेज कर सकते हैं। तो अब देखो, आप अपने घर में किसी से पूछोगे कि आप कैश मैनेज करते हो, कहेंगे हाँ, तो भैया कौन सी थ्योरी लगाते हो, तो कोई थ्योरी नहीं लगाते, वो तो यही कहेंगे। तो ऐसे भी आप विदाउट थ्योरी भी चल सकते हो, लेकिन थ्योरी से क्या होता है कि आपको एक मोटा सा आइडिया मिल जाता है जिसमें आपने कुछ अजप्शंस कर रखी होती हैं, मतलब आपने नहीं, जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो यहाँ पे अजप्शंस देखो क्या करी गई है, इसके लेकर यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में 5 अजप्शन है, देखो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, कह रहा है कि कांस्टेंट रिटर्न माना गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कांस्टेंट माना गया है, कि जो कांस्टेंट है क्या है कि कांस्टेंट रहेगा हमारा रिटर्न भी और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, यहाँ पे इस तरीके से एज्यूम करा गया है। The Voltas model assume that the firm's rate of return and its cost of capital K are constant। देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये तो भाई कॉमन सी बात है कि आज जो रिटर्न मिल रहा है थोड़ी ना कि हर साल ही हमें हमेशा ज़िंदगी भर वही मिलेगा, नहीं, कॉस्ट जो आज पड़ रही जरूरी है वही पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को कांस्टेंट मान रखा है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि जो ये रिलेशनशिप बता रहा है वो कॉस्ट और कॉस्ट और रिटर्न पे बता रहा है। तो कॉस्ट और रिटर्न जो है ये तो हमारे हर बार सेम नहीं रहेंगे ना, चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, कांस्टेंट रहेंगे ये। अब सेकंड है इंटरनल फाइनेंसिंग, कि हमें इंटरनल फाइनेंसिंग ही करनी है, बाहर से लेके फाइनेंसिंग नहीं करनी। इसको ध्यान में रखते हुए, इसको एज्यूम करते हुए थ्योरी को बताया गया है। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द रिटेन अर्निंग दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स। जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स है लाइक जैसे डेप्ट है, न्यू इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स मतलब, आर नॉट यूज्ड, उनको यूज़ नहीं करेंगे, इंटरनली फाइनेंसिंग करेंगे, सारा का सारा रिटेन अर्निंग में से ही करेंगे यूज़। थर्ड पॉइंट 100% पे आउट और रिटेंशन, या तो सारा का सारा बांटो या सारा का सारा रखो, ऐसा नहीं है थोड़ा बांटो थोड़ा रखो, नो ऐसा नहीं है। ऑल अर्निंग आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इन इंटरनली इमीडिएटली। ठीक है, या तो तुरंत उसको री इन्वेस्ट करो, मतलब रख लो, रिटेन कर लो, बांटो नहीं, या फिर सारा का सारा बांट दो, सारा का सारा ही करना है 100%। फोर्थ पॉइंट है
कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर एंड कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है और जो डिविडेंड पर शेयर है उसको भी हमने कांस्टेंट माना है। देयर इज़ नो चेंज इन की वेरिएबल्स नेमली बिगिनिंग अर्निंग पर शेयर्स ई, मतलब ई और डी में हमने कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं एज माने, मतलब कि कोई चेंज होगा इनमें, हमने इनको कांस्टेंट माना। ई और डी क्या है? अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। द वैल्यूज ऑफ ई एंड डी may be changed in the models to determine result, but any given value of E and D are assumed to remain constant forever, मतलब हमेशा in determining a given value। ओके, आगे कह रहा है इन्फिनाइट टाइम। ये इन्फिनाइट वर्ड हम जो है पहले भी देख चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो इसका मैंने कुछ बताया था परपेचुअल, याद है आपको? परपेचुअलिटी हमने पढ़ी थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि परपेचुअल मतलब होता है बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, मतलब चलता रहेगा इन्फिनाइट टाइम के लिए, जब तक मतलब कंटिन्यू, मतलब कई सालों तक चलता रहता है। इन्फिनाइट टाइम मतलब एंडलेस एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट है द फर्म हैज़ परपेचुअल मतलब वेरी लॉन्ग और इन्फिनाइट लाइफ, कि हमने ये माना है कि जो फर्म है उसकी भी जो लाइफ है वो परपेचुअल है, मतलब बहुत लंबी है और चलेगा, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। वॉल्टर हैज़ इन्वॉल्व अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमें दिया है भैया, टू अराइव एट द अप्रोप्रिएट डिविडेंड डिसीजन। हिज फॉर्मूला इज़ बेस्ड ऑन शेयर वैल्यूएशन मॉडल विच इज़ एज फॉलोज। वो कितना कैसे दिया हुआ है, जो नीचे बता रखा है, P इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइड बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। पी क्या है यहाँ पे, द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डी डिविडेंड पर शेयर, ई अर्निंग पर शेयर है, आर रिटर्न है हमारा, और के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या कैपिटलेशन रेट है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक बार आप इसे देख लो। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने देखा कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, उसका डिविडेंड जो वर्ड है वो एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी जो वर्ड लगा हुआ है इसके साथ वो है क्या, डिविडेंड के लिए क्या डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे कैसे होती है, और इसके लिए क्या थ्योरीज रिलीज करी गई है। जो वॉल्टर मॉडल की थ्योरी है वो कैसी होती है, वो रिलेवेंट होती है। रिलेवेंट मीन्स होता है जो फर्म्स की वैल्यू पे इफेक्ट करती है। तो वो दो थ्योरीज थी, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन की। तो पहले हमने वॉल्टर मॉडल का पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी ये डिविडेंड के डिसीजन होते हैं ये दो चीज़ों का रिलेशनशिप होता है, एक तो होता है कॉस्ट का, एक होता है रिटर्न का। तो कॉस्ट और रिटर्न पे ये बेस्ड होता है। अगर रिटर्न ज़्यादा है तो भैया सारा पैसा रख लो, कॉस्ट ज़्यादा है तो सारा पैसा बांट दो, और अगर दोनों इक्वल है तो फिर क्या होता है, कोई उस फर्म के लिए ऐसे अलग से कोई ऑप्टिमम डिसीजन नहीं है एक तरीके से। और कुछ एग्जेप्शन भी थी जो कि हमने देखी, जहाँ पे क्या माना गया था कि सारा का सारा पैसा बांटेंगे या फिर सारा का सारा रखेंगे, जो भी रिटर्न है या जो भी हमारा कॉस्ट है वो कैसा है, कांस्टेंट माना है हमने। फर्म की जो वैल्यू लाइफ है, सॉरी वैल्यू नहीं, जो फर्म का लाइफ है वो भी हमने माना है कि वो लॉन्ग टाइम तक, वेरी लॉन्ग टाइम तक चलता ही रहेगा, इन्फिनाइट टाइम माना है हमने। और क्या माना है हमने कि जो इंटरनल फाइनेंसिंग करेंगे, कि भैया इतना दिमाग जो चला रहे रिटेन अर्निंग का वो इसलिए चला रहे हैं हम कि जो भी हम फाइनेंस करेंगे सारा का सारा इंटरनली करेंगे, बाहर से पैसा नहीं लेंगे, कोई डेब्ट इक्विटी नो, कोई यूज़ ऐसा नहीं करेंगे, सारा का सारा इंटरनली करना है। और अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर ये सब कांस्टेंट माने हैं। और हमने एक फॉर्मूला देखा है, जस्ट अभी हमने इसे देखा है कैसे करना है, क्या है ये, इसको हमने अभी नहीं करा है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इससे आगे का। ओके, सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।